देखें जी, टॉपिक हमने लिया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, और कुछ डिस्कशन हमारी चल रही थी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। दैट वाज द बेसिक आइडिया। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आपको किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एनपीवी, तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज जो हमें चाहिए वो है फ्यूचर कैश फ्लोज। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है आपके पास, आपको उसके कैश फ्लोज क्या करने होंगे, आपको उसके कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना पड़ेगा, फ्यूचर कैश फ्लोज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एक चीज याद रखें जहन में, जो फ्यूचर कैश फ्लोज हम फाइंड आउट करेंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, रेलेवेंट कैश फ्लोज होने चाहिए, जो हमारे प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो। जो इररेलेवेंट कैश फ्लोज होंगे उन्हें हम अवॉइड करेंगे। दूसरी चीज क्या है, सूटेबल डिस्काउंट रेट। उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सूटेबल डिस्काउंट रेट विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नॉर्मली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन का आउटकम है। म्यूट कर लें। ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन का आउटकम है, राइट। तो जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमें ऐसे डिसीजन लेने हैं फाइनेंसिंग जिसमें अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या करेंगे, हम अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करेंगे। और जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। और ये सारा काम हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। तो फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे जा रहे हैं। तो अगर हम एनपीवी निकालते हैं किसी प्रोजेक्ट की, वो पॉजिटिव प्रोजेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये बात ध्यान में रखें कि पॉजिटिव एनपीवी वाले प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं तो इससे कंपनी की शेयर प्राइस क्या होती है, थ्योरेटिकली हम ये कहेंगे कि शेयर प्राइस क्या होगी, शेयर प्राइस इंक्रीज होगी। और शेयर प्राइस इंक्रीज होने का मतलब शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज कैलकुलेट करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह की हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कैश फ्लोज रेलेवेंट कौन से होते हैं, और रेलेवेंट कैश फ्लोज के अलावा कौन से कैश फ्लोज होते हैं जो हमें अवॉइड करने, जो कि इररेलेवेंट कैश फ्लोज कहलाते हैं, नॉट रेलेवेंट कैश फ्लोज। तो देखें, जब भी हम बात करेंगे कैश फ्लोज की, तो ये बात ध्यान में रखें कि डेप्रीसिएशन कैश फ्लो नहीं होता। तो हमें किस चीज को अवॉइड करना है, हमें अवॉइड करना है अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन। ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, एक होता है टैक्स डेप्रीसिएशन, वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा, बट अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन को हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई कॉस्ट है जो पास्ट में इनकर्ड हुई है, ठीक है, संक कॉस्ट या पास्ट कॉस्ट, तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए इररेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। इसी तरीके से हमारी कोई कॉस्ट ऐसी है जो इनकर्ड हुई है और वो कॉस्ट क्या है, वो फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट भी क्या कंसीडर की जाएगी, नॉट रेलेवेंट कॉस्ट कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर कोई फिक्स कॉस्ट इनकर्ड होती है और वो फिक्स कॉस्ट इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लगता तो फिक्स कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती,
तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमेशा क्या होती है? रेलेवेंट कॉस्ट होती है। इसी तरीके से फ्यूचर कॉस्ट एंड बेनिफिट वो हमेशा रेलेवेंट कंसिडर किए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं और उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होती है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर करेंगे। एक फ्यूचर कॉस्ट होती है जो कि इररेलेवेंट होती है। कोई बताएगा क्या? व्हाट इज दैट? कॉस्ट इनकर्ड इन फ्यूचर बट स्टिल इररेलेवेंट। एनीवन? ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड फ्यूचर में हो लेकिन प्रोजेक्ट के लिए इररेलेवेंट कंसिडर की जाए। एनी आइडिया? यस और नो? हाँ जी, एनीवन? नो आइडिया? ऐसी कॉस्ट कहलाती है कमिटेड कॉस्ट। अगर हम एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं और हमारी एक कमिटेड कॉस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट लगे या ना लगे वो कॉस्ट हमें बेयर करनी है, तो ऑल्दो कॉस्ट इनकर्ड होगी फ्यूचर में, लेकिन उस कॉस्ट को इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट लगेगा तब भी आपको वो कॉस्ट बेयर करनी है, और प्रोजेक्ट नहीं लगेगा तब भी आपको वो कॉस्ट बेयर करनी है। तो दैट कॉस्ट वुड बी कंसिडर्ड एज इररेलेवेंट कॉस्ट। अब इसकी एक लंबी लिस्ट है, बेसिकली कॉस्टिंग का टॉपिक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है कि कौन से कैश फ्लोज रेलेवेंट होते हैं, कौन से कैश फ्लोज इररेलेवेंट होते हैं। तो मैंने मुख्तसरन बता दिया कि रेलेवेंट कैश फ्लोज वो कैश फ्लोज होंगे कि अगर प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इनकर्ड होंगे, प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे तो इनकर्ड नहीं होंगे, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे। अदर वे अराउंड वो नॉट रेलेवेंट होंगे। उनकी कुछ आइटम्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दी। तो जब हम कैश फ्लोज निकाल रहे होंगे तो एक तो हमें रेलेवेंट और इररेलेवेंट कैश फ्लोज का ख्याल रखना पड़ेगा। कैश फ्लोज निकालते वक्त हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि कैश फ्लोज रेलेवेंट हैं या इररेलेवेंट। रेलेवेंट हो तो ले लेंगे, इररेलेवेंट हो तो छोड़ देंगे। एक ये चीज हो गई। दूसरा हमें ख्याल रखना है प्रोजेक्ट की टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, कि प्रोजेक्ट जो आप कैश फ्लो जो आपके इनकर्ड हो रहे हैं उसको आप किस ईयर में लेंगे, टाइम क्या होगा उसका। तो इसमें देखिए 3 तरह के कैश फ्लोज आपको मिलेंगे। कैश फ्लो इनकर्ड जो कि ईयर एंड के ऊपर हो रहे हैं, कैश फ्लो इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर हो रहे हैं, और कैश फ्लो इनकर्ड स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रहे हैं। तो अगर सवाल में लिखा हुआ होता है कि कैश फ्लो स्टार्ट ऑफ द ईयर में हुआ है, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, कैश फ्लो ईयर एंड पे हुआ, तो हम उसके बारे में क्या अजम्पशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ईयर के एंड पर एक कैश फ्लो इनकर्ड होता है तो ईयर एंड के कैश फ्लोज को हम ईयर एंड पर ही कंसिडर करेंगे, सेम टू सेम, नो चेंज। अगर ड्यूरिंग द ईयर होता है तो उसको भी हम उस साल के ईयर एंड पर ले जाएंगे, ठीक है। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, उसको हम लास्ट ईयर एंड के ऊपर रखेंगे। क्या मतलब? मैं आपको कहता हूं कि कैश फ्लो सेकेंड ईयर के स्टार्ट में इनकर्ड होगा, तो सेकेंड ईयर का स्टार्ट एनपीवी की कैलकुलेशन में सेकेंड ईयर कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंड ईयर का स्टार्ट फर्स्ट ईयर एंड कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्काउंटिंग करनी है, इसलिए टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस टाइम में लेना है? अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम नॉर्मली क्या एज्यूम करेंगे, कैश फ्लो साल के ईयर एंड के ऊपर इनकर्ड हो रहे हैं। ये कैश फ्लो का मसला हल हो गया। अब कुछ नई चीजें, जब हम कैश फ्लोज ले रहे होते हैं तो उन कैश फ्लोज में 2 तरह की चीजें होंगी। या तो वो इन्फ्लेशन के बगैर होंगे, विदाउट इन्फ्लेशन, या फिर कैश फ्लोज विद इन्फ्लेशन होंगे। इसका भी हमें ख्याल रखना है। अगर कैश फ्लोज विदाउट इन्फ्लेशन है तो हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड रियल कैश फ्लोज। अगर कैश फ्लोज विद इन्फ्लेशन है, इसमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट हुई है, तो हम कहेंगे दीज आर नॉमिनल कैश फ्लो।
तो नॉमिनल में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है और रियल कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होती। अच्छा, अगर हम सवाल में नॉमिनल कैश फ्लोज लेते हैं तो नॉमिनल कैश फ्लोज के लिए हमें डिस्काउंट रेट भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सेम रखना पड़ेगा, लाइक विथ लाइक, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर हम रियल कैश फ्लोज को यूज कर रहे हैं, दोनों यूज किए जा सकते हैं, नॉमिनल भी यूज कर सकते हैं और रियल भी यूज कर सकते हैं। तो रियल कैश फ्लोज के लिए हम क्या करेंगे, हम रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होता है नॉर्मली सवाल में, आपको रियल कैश फ्लोज दिए हुए होते हैं या पार्टली रियल दिए हुए होते हैं, पार्टली नॉमिनल दिए हुए होते हैं। आपको डिस्काउंट रेट या तो रियल दिया हुआ होगा, आपको नॉमिनल दिया हुआ होगा। तो करना क्या है, एग्जाम में यूजुअली जो एग्जामिनर की अप्रोच होती है वो चाहता है कि आप नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करके जो एनपीवी निकालेंगे तो वो एनपीवी भी किन टर्म्स में निकलेगी, नॉमिनल टर्म्स में निकलेगी। और अगर आप रियल टू रियल निकालेंगे तो एनपीवी भी किस टर्म्स में निकलेगी, रियल। तो प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम रियल निकालते हैं नॉमिनल, हम कहेंगे जी हम नॉमिनल बेसिस पे निकालते हैं। अगर सवाल में वो आपको कह दे रियल निकालें तो आपको रियल निकालनी पड़ेगी, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यूजुअली हम नॉमिनल डेटा पे काम करते हैं, रियल डेटा के ऊपर काम नॉर्मली हम नहीं कर रहे होते। अगर करता है तो मना नहीं करेंगे भाई, रियल असल पिक्चर तो रियल डेटा आपको दिखाता है, नॉमिनल नहीं दिखाता। एक एग्जाम में सिचुएशन को हमें हैंडल करना पड़ेगा। अब मसला है हाउ टू इन्फ्लेट कैश फ्लोस। पहला हर्डल, हाउ टू इन्फ्लेट कैश फ्लोज। इसमें चैलेंज आ सकता है एग्जाम में, केस स्टडी क्वेश्चन में, या आपको कैश फ्लोज जो दिए हुए पहले तो पहचानना पड़ेगा कि ये इन्फ्लेटेड है, विदाउट इन्फ्लेशन है। अगर ये विदाउट इन्फ्लेशन है तो इसको इन्फ्लेट कैसे करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 10 रुपीज पर यूनिट, और आपको कहा जाता है कि ये सेलिंग प्राइस विदाउट इन्फ्लेशन है, तो वो आपको इन्फ्लेशन बताएगा कि सेलिंग प्राइस में इन्फ्लेशन कितनी होगी। अब वो जो आपको सेलिंग प्राइस की इन्फ्लेशन बताएगा, वो सेलिंग प्राइस की इन्फ्लेशन आपके पास जो आएगी बता देगा आपको कि जी सेलिंग प्राइस में 5% पर एनम इन्फ्लेशन है। इसका मतलब है 1 साल के बाद आपकी सेलिंग प्राइस आपको इन्फ्लेट करनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो आपको 1.05 से आप क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस को इन्फ्लेट कर देंगे। तो आपके पास पहले साल की इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। म्यूट कर लें अपने आप को बॉस, म्यूट काइंडली। तो आपके पास पहले साल की इन्फ्लेशन आ जाएगी। ये जो सेलिंग प्राइस मैंने 10 से इन्फ्लेट कर दी है ना, कितनी हो गई सेलिंग प्राइस, 10 इंटू 1.05, 10.5। ये 10.5 पहले साल के लिए नॉमिनल सेलिंग प्राइस होगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, अपने कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करेंगे, जो भी हमें कैश फ्लोज दिए हुए होंगे। और कैश फ्लोज के लिए हमें सेपरेट इन्फ्लेशन रेट प्रोवाइड किया जाएगा, विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। जैसे सेल्स की इन्फ्लेशन अलग, वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन अलग, और फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन अलग, लेबर की इन्फ्लेशन अलग, इस तरह से दिया जाएगा। और एक होती है जर्नल इन्फ्लेशन, जो इकोनॉमी में चल रही होती है। अगर वो भी दिया जा रहा है हमें, तो हमें उस जर्नल इन्फ्लेशन को भी यूज करना पड़ेगा कि वो इन्फ्लेशन कहाँ आएगी। इस जर्नल इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल बनाने के लिए हम इन्फ्लेशन यूज करेंगे। वो इन्फ्लेशन क्या कहलाएगी, वो होगी जर्नल इन्फ्लेशन। तो कैश फ्लो को अगर नॉमिनल बनाना है तो हर कैश फ्लो को उसके इन्फ्लेशन रेट से मल्टीप्लाई करते जाएं, वो कन्वर्ट होता जाएगा। लेकिन अगर डिस्काउंट रेट को रियल से नॉमिनल बनाना है तो वो कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला 1 + R
1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एम। ये फॉर्मूला है रियल को नॉमिनल बनाने का, रियल डिस्काउंट रेट को नॉमिनल बनाने का, नॉमिनल डिस्काउंट रेट को रियल बनाने का। और इसके अगर वेरिएबल में नजर डालें, आर इज रियल रेट, आई इज जर्नल इन्फ्लेशन रेट, and M is money rate, also known as nominal rate। अजय मैं आपको केस स्टडी स्पेसिफिक सवाल करवाऊंगा तो हम इस पे ये अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि हमें इसे डिस्काउंट कन्वर्ट करना है या नहीं करना, डायरेक्टली हमें नॉमिनल रेट दिया हुआ है या हमें रियल दिया हुआ है तो रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज रियल रेट आपको दिया हुआ है और वो रियल रेट है 5% और इन्फ्लेशन आपको दी हुई है और वो इन्फ्लेशन भी कितनी है 5%, और आपसे कहा जाता है नॉमिनल रेट निकालना। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 1 प्लस एम। तो 1 प्लस 0.05 ये हो जाएगा 1.05, 1.05 से मल्टीप्लाई हुआ और -1 हुआ और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो इसका आंसर आएगा m इज इक्वल टू 10.25%। दिस इज द नॉमिनल डिस्काउंट रेट। अच्छा, अब एक इशू है, हमने ये पढ़ा था कि डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए टेबल इस्तेमाल करते हैं। दो अप्रोचेस होती है ना, एक क्या होती है कि आप टेबल इस्तेमाल करें और दूसरा आप क्या इस्तेमाल करें, फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर फॉर्मूला अप्रोच चलती है तो आप 10.25 ही लेके हुए चलेंगे। अगर टेबल अप्रोच होगी तो उसको आप कन्वर्ट करके इस पे ले आएंगे 11% पे। आप 10 पे भी लेके जा सकते हैं क्योंकि वहां पर आपको 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, राउंडिंग ऑफ वाली 10.25 एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। तो इसलिए देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा रेट फाइनली चूज करना है एज अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास आ जाए इन्फ्लेशन के मसले, दीज आर द इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, दूसरा चैलेंज हमारे पास जो आता है वो आता है हाउ टू डील विथ टैक्सेशन। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लोज जनरेट होते हैं तो उन कैश फ्लोज पे ऑब्वियस सी बात है टैक्स लगेगा। ठीक है, एक तरफ तो वो टैक्स लगेगा, दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ ये होगा, दो चीजें होती हैं देखें अगर आपकी नॉलेज में है। एक तो टैक्स लगेगा तो टैक्स आउटफ्लो होगा किसके ऊपर, ऑन प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज, ये हमें टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास टैक्स का सेविंग्स होंगी, इनफ्लोज होंगे, वो कहां से आएंगे, एनीवन, किसी को आइडिया है टैक्स सेविंग? डेप्रिसिएशन पे। कौन सा डेप्रिसिएशन पे, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पे? जी जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो रेलेवेंट ही नहीं होता, तो टैक्स डेप्रिसिएशन होगा, रेलेवेंट ही नहीं होता। तो टैक्स सेविंग जो आती है ना वो टैक्स डेप्रिसिएशन पे आती है। अच्छा, टैक्स डेप्रिसिएशन क्या होता है, टैक्स डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है? इसे टेक्निकली कहते हैं कैपिटल अलाउंस। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो टैक्स अथॉरिटी आपकी उस इन्वेस्टमेंट को प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर टैक्स बेनिफिट देती है, यानी कि आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करती है। उस डेप्रिसिएशन का, सपोज आपने डेप्रिसिएशन निकाला इस साल का, वो आ रहा है 50,000, सही है। ये जो टैक्स डेप्रिसिएशन है ना, ये इटसेल्फ कैश फ्लो नहीं है, इसको हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टैक्स अथॉरिटी इसका बेनिफिट दे रही है। सपोज टैक्स परसेंटेज में लगा देता हूँ 30%, तो 15,000 की मुझे टैक्स बेनिफिट होगा। उस टैक्स बेनिफिट को मैं नाम दे दूंगा इनफ्लो फॉर माय एनपीवी कैलकुलेशन। तब ये कैपिटल अलाउंस जो आपको दिया जाएगा ना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। जो कैपिटल अलाउंस आपको दिया जाता है
ये कैपिटल अलाउंस कभी कभार रिड्यूसिंग बैलेंस पे दिया जाता है, कभी कभार ये कैपिटल अलाउंस आपको स्ट्रेट लाइन पे दिया जाता है, कभी कभार इस तरह से दिया जाता है कि जी इमीडिएटली क्लेम कर सकते हैं, कभी कहा जाता है कि जी इमीडिएटली क्लेम नहीं कर सकते। तो कैपिटल अलाउंस आपको कब मिलेगा ये आपको सिखाएंगे सवाल के साथ साथ कि जी सवाल में पॉलिसी क्या दी हुई है। तो हम कैपिटल अलाउंस नॉर्मली हम जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो पहला कैपिटल अलाउंस हम ईयर 1 में एज्यूम करेंगे नॉर्मली, लेकिन एक्चुअली कैपिटल अलाउंस जो मिलेगा वो डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स को देख के मिलेगा। ठीक है, अगर डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट गिवन ही नहीं है और अगर ये लिखा हुआ होता है कि जी हमने एसेट इमीडिएटली एक्वायर किया, तो अजम्पशन क्या होगी, पहला कैपिटल अलाउंस ईयर 1 में मिलेगा, फिर दूसरे साल पे, तीसरे साल पे, चौथे साल और फिर 5वें साल। तो दो तरह के टैक्स सिचुएशन से हमें सामना करना पड़ेगा। अब आप किसी भी कैश फ्लोज में एनपीवी की कैलकुलेशन में इन दोनों को अलग अलग भी शो कर सकते हैं, नेट ऑफ करके भी शो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। और जो टैक्स डेप्रिसिएशन की वर्किंग होगी, पॉलिसीज होंगी, वो फिर सवाल में आएगा तो हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लेंगे। एक छोटी सी मैं एग्जांपल आपको आइडिया दे देता हूँ। हमने आज एक मशीन खरीदी और मशीन की कॉस्ट है 1 मिलियन और इसका टैक्स डेप्रिसिएशन जो हमें अलाउ किया जा रहा है वो है 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और टैक्स ईयर है, टैक्स रेट है 30% पर एनम और टैक्स पे किया जाता है सेम ईयर में, सेम ईयर की पॉलिसी। एक ऑल्टरनेट पॉलिसी भी होती है एरियर्स की, भी मैंने सेम ईयर की अजम्पशन ली है। तो पहले साल हमने क्या करना है, इस 1 मिलियन का डेप्रिसिएशन निकालना है, विच इज 20%। कितना डेप्रिसिएशन होगा, ये हमने डेप्रिसिएशन 200,000। ये हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। ठीक है, फिर इस डेप्रिसिएशन को हम 30% टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे लिए जो रेलेवेंट फिगर है ना वो ये है, डेप्रिसिएशन रेलेवेंट नहीं है। ये 60,000 क्या है, ये 60,000 हमारे लिए क्या है, टैक्स बेनिफिट ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो पहले साल ईयर 1 में हम इस 60,000 को एनपीवी की कैलकुलेशन में क्या दिखा देंगे, इनफ्लोस। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इनफ्लो दिखा देंगे। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आरबीएम है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब ये हुआ कि पहले आपको बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट ईयर आप बुक वैल्यू पे लगा देंगे। तो आपकी बुक वैल्यू आ गई, आपकी बुक वैल्यू निकली और उस बुक वैल्यू का आपने क्या लगा दिया, उस बुक वैल्यू पे 20% लगाया, तो बुक वैल्यू आ गई 8 लाख। तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 30%। तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना, टैक्स बेनिफिट कितना हुआ, 48,000। 48,000। ठीक है, तो ये इस तरह से हर साल हम टैक्स डेप्रिसिएशन एनपीवी की कैलकुलेशन में मस्ट है कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मसला आता है लास्ट ईयर का कि लास्ट ईयर में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। मुझे को आइडिया है लास्ट ईयर में क्या होता है, प्रोजेक्ट के लास्ट ईयर में टैक्स डेप्रिसिएशन की पोजीशन क्या होती है। सर बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, किसकी बैलेंसिंग फिगर, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और उसमें से जो ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो माइनस कर देंगे। वो भी डेप्रिसिएशन होता है जो आता है आंसर। हाँ जी, वो भी डेप्रिसिएशन होती है ना उस साल की, वो हम उस पर फिर टैक्स सेविंग ले रहे होते हैं। अच्छा जी, लास्ट ईयर में जो होता है ना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अक्सर सवाल में आता होगा, लास्ट ईयर में दो चीजें आ सकती है। लास्ट ईयर में आपके पास या तो बैलेंसिंग अलाउंस आता है, ठीक है, मींस मोर डेप्रिसिएशन, या बाज दफा क्या आता है, बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग अलाउंस आएगा या बैलेंसिंग चार्ज आएगा। बैलेंसिंग अलाउंस मींस मोर डेप्रिसिएशन, चार्ज क्या होगा, व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज, एनीवन, व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज।
अगर ये मशीन मतलब इसी पर्पस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रही है और इसका जो एंड में बैलेंस बच जाता है पूरा का पूरा, उसको चार्ज कर देना। बैलेंसिंग चार्ज मतलब ये होता है कि बाद दफा आप डेप्रिसिएशन एक्सेस क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। जब एक्सेस क्लेम कर लेते हैं तो वो क्या होता है, रिड्यूस डेप्रिसिएशन। क्या होता है, रिड्यूस डेप्रिसिएशन। और रिड्यूस डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपका उस साल टैक्स बेनिफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि टैक्स बेनिफिट क्या होगा, टैक्स बेनिफिट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहां तक, बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज? बैलेंसिंग चार्ज थोड़ा सा रीडिफाइन कर दीजिए प्लीज। देखें, आपने इसी एग्जाम्पल को लेते हुए चलते हैं, 5 साल की लाइफ है इसकी, ठीक है। तो आप पहले 4 साल क्या करेंगे, रेट लगा के डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। 4 साल का आपने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। उसके बाद जब 5वां साल आएगा ना, आखिरी साल, तो आखिरी साल में आप एक वर्किंग करेंगे। आप देखेंगे कि मेरा एसेट जो था उसकी कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू कितनी है। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को अकाउंटिंग में? तो अकाउंटिंग में कहते हैं क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है। ये होता है टोटल डेप्रिसिएशन जो आपको लेना था 5 साल में। आप इसके अगेंस्ट चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेप्रिशिएबल अमाउंट, सपोज डेप्रिशिएबल अमाउंट, लेट मी एज्यूम कि डेप्रिशिएबल अमाउंट था 9,80,000, ठीक है। आपने 4 साल में कितना डेप्रिसिएशन क्लेम किया टैक्स अथॉरिटी से, तो वो डेप्रिसिएशन आपने क्लेम किया सपोज 8 लाख। तो 5वें साल में क्या करेंगे, फर्दर डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, और कितना करेंगे बताएं। टोटल डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करना है, 9,80,000। क्लेम कितना किया अब तक, 8 लाख। तो बाकी जो बचा हुआ होगा कब क्लेम करेंगे, लास्ट ईयर में 1,80,000। कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस, ठीक है। तो आपका बैलेंसिंग अलाउंस कितना होगा, 980 माइनस 800, 1,80,000 का बैलेंसिंग अलाउंस होगा। दैट मीन्स फर्दर डेप्रिसिएशन। गॉट इट। दूसरी सिचुएशन लेते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो सवाल पूछो, बंद करें, आंसर बंद करें। डेप्रिशिएबल अमाउंट है 9,80,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट है 9,80,000। डेप्रिसिएशन आपने 4 साल में क्लेम कितना कर लिया, डेप्रिसिएशन क्लेम्ड आपने ज्यादा कर लिया। डेप्रिसिएशन क्लेम्ड आपने कर लिया फॉर एग्जांपल 1 मिलियन सपोज। तो 5वें साल में ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है ना आपका, कितना बनता है, 1,20,000। ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन, नेगेटिव डेप्रिसिएशन हो गया, इसे कहते हैं बैलेंसिंग चार्ज। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज। अब आप इसके ऊपर जब टैक्स रेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 का इनफ्लो नहीं आएगा, बल्कि उसे एनपीवी की कैलकुलेशन में क्या दिखाएंगे, बैलेंसिंग चार्ज क्या क्रिएट करेगा, आउटफ्लो। क्योंकि आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था पास्ट ईयर्स के अंदर। तो आखिरी साल में आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देंगे। डेप्रिसिएशन रिड्यूस होगा तो बेनिफिट भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा, एक आप रिक्वेस्ट मेरी फॉलो कर लें, बार बार मुझे कहना पड़ेगा तो अच्छी बात नहीं है। कि आपको क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लें, वरना बैकग्राउंड पे आएगा शोर। फ्यूचर में स्टूडेंट क्लासेस ले रहे होंगे, इससे वो होते हैं डिस्टर्ब, वो कंप्लेन करते हैं। तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें। और वरना अगर आपके बैकग्राउंड पे शोर आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं ना। इसी के अंदर एक मैसेज का फीचर है, आप उसमें मैसेज करें तो वो मैसेज में देख लूंगा आपका, ठीक है। और वो मैसेज देखकर मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर बैकग्राउंड पे शोर नहीं है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके रखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ तक हमारी एक आज की अंडरस्टैंडिंग हुई, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी हैं कि जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो हम रेलेवेंट कैश फ्लोज ढूंढते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज ढूंढते हैं, फिर उसकी अप्रोप्रिएट टाइमिंग ढूंढते हैं, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, उस पर टैक्स का इम्पैक्ट दिखाते हैं। तो फाइनली फिर हम इस काबिल होते हैं कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की
कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें। अब इसमें एक वर्किंग कैपिटल का भी इशू आना है, वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ तक कोई सवाल है किसी के माइंड में तो पूछे। अच्छा सर, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है, ये हम मतलब कैसे पॉसिबल है कि पिछले सालों में चार्ज एक्स्ट्रा कर ली हो हम, वो तो देखिए यहाँ तो ये तो टैक्स के मसले हैं ना, ये तो टैक्स के मसले हैं ना। मैं आपको इस पे पीछे टैक्स में लेके जाऊंगा तो लंबी कहानी हो जाएगी। टैक्स के मसलों में बाज़ दफा ऐसा हो जाता है कि कैपिटल अलाउंसेस अंडर चार्ज या ओवर चार्ज हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ ये देखना है, क्योंकि हम टैक्स तो नहीं पढ़ रहे, हमें तो ये देखना है कि हमें डेप्रिसिएशन अलाउ कितना किया गया था। अगर हमें लास्ट ईयर में और अलाउ किया जा रहा है तो बैलेंसिंग अलाउंस क्रिएट हो जाएगा। अगर हमने ऑलरेडी क्लेम कर लिया तो ये स्क्रैप वैल्यू की वजह से भी हो जाता है ना, जब आप एसेट बेचते हैं कैपिटल गेन आता है तो बड़ी लंबी कहानी है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बाज़ दफा नेगेटिव अलाउंस हो जाता है। जब नेगेटिव अलाउंस हो जाता है तो चार्ज आ जाता है। चार्ज आएगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको आउटफ्लो दिखाएंगे, मल्टीप्लाई ठीक करके है। टैक्स रेट से आउटफ्लो। बस ये ध्यान में रखें आप। और आप बहुत मेजॉरिटी टाइम्स में आपको अलाउंस मिलेगा, चार्ज आपको रेयर केसेस में क्वेश्चन में नजर आता है। जी सही है। ठीक है सर। अच्छा, और ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, ये सेम ही है कि फर्क होता है इनमें? हाँ, एक ही चीज। स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल तो वैल्यू। ये हम इसको इनफ्लो क्यों नहीं कंसीडर कर रहे होते? जब हम प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज लेंगे तो इसको इनफ्लो कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी हम और इसमें टैक्स कैसे सेविंग भी निकाल- लेंगे? हाँ, इसको इसको एडजस्ट करके टैक्स सेविंग ले रहे हैं। ये इसी में वर्किंग में? इसी में एडजस्ट हो रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ओके सर। चलें आगे बढ़े। ओके जी। चलें जी, अब हम चलते हैं जरा एक एनपीवी का सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट मी शो यू माय स्क्रीन। देखें स्टूडेंट, आपने सुना होगा ना कि हम पेपर करके आते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते। सही है, ये होता है वो होता है, तो उन्हें टेक्निकल नॉलेज की लैकिंग होती है। वो पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल नॉलेज, उनकी टेक्निकल नॉलेज साउंड नहीं होती। तो रिजल्ट क्या होता है, वो इजी मार्क्स लूज करते हैं, वहां से फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा। चलें सवाल पे चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना एक एनपीवी के 2-3 डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, क्वेश्चंस। उसमें आपके पास फुल एनपीवी के प्रैक्टिस मटेरियल होगा। आप पहली फुर्सत में केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट जगहों से लिए हुए ट्राई करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करें। मुख्तलिफ सवालात आपके पास होंगे, तो उन सवालात में आप पॉसिबल क्या करेंगे कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसके अंदर कोई मसले मसाइल आपके सामने आ रहे हैं तो उन मसले मसाइल को हाईलाइट करें, फिर वो मुझसे पूछ लें। जैसे इस क्वेश्चन में हम इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के मसले काफ़ी हद तक हल कर लेंगे, फिर आपको नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम नहीं होगा इन्फ्लेशन और टैक्सेशन का। तो चलें, ये आ गए हमारे पास सवाल। सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर हमें 1 सॉल्व करनी है। पहली रिक्वायरमेंट है सवाल की, क्या कैलकुलेट करना है हमें, नॉमिनल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। नॉमिनल नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। क्या मतलब, नॉमिनल का मतलब है इन्फ्लेटेड डेटा से निकालनी है ना। कैश फ्लोज भी क्या होने चाहिए, इन्फ्लेटेड, और डिस्काउंट रेट भी क्या होना चाहिए, इन्फ्लेटेड, तब निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अब सवाल पे जम करते हैं। PINCO is a large company listed on a stock exchange. In recent years, the board of directors has been criticized for weak corporate governance, and 2 of the company's NADs have just resigned. A recent story in the financial media has criticized the performance of the company and claims that the company is failing to satisfy the objective of its key stakeholder. अच्छा, objective of key stakeholder means shareholder नहीं, शेयर होल्डर के भी ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो रहे और कुछ और की स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहे। अगर मैं एज्यूम करूं कि देखिए शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा, तो आपसे सवाल है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइज। अच्छा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब क्या लेते हैं, एक तो वो डिविडेंड है, प्लस उसका शेयर प्राइस इंक्रीज होती दो है, चीजें जो ना, कैपिटल डिविडेंड, इंक्रीज।
डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। निकालते कैसे हैं? तो आपको कैपिटल गेन भी निकालना आना चाहिए और डिविडेंड भी निकालना आना चाहिए। और इसको जब हम ये निकालेंगे आगे फ्यूचर में जाके, तो इसे कहते हैं TSR, टोटल शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न। टोटल शेयर होल्डर्स रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज भी बहुत बार दफा कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को ना। आप ही के सिलेबस के अंदर एक अजीब चीज है जो कहीं नजर नहीं आएगी, आपको यही नजर आएगी। वो क्या है कि आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी दिया हुआ है, लेवरेज का टॉपिक भी दिया हुआ है। ठीक है, अब कभी बात करेंगे ना इस पर तो मैं आपसे पूछूंगा यार टॉपिक अलग अलग क्यों है, ये टॉपिक एक जैसे नहीं है। सही है, तो वो टर्मिनोलॉजी भी बहुत कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि मल्टीपल जगहों से एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है मटेरियल उठाने की, मल्टीपल किताबों से उठाता है, तो इसलिए बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर होनी चाहिए। अब यही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो अगर कहा जाए टोटल शेयर होल्डर्स रिटर्न कैलकुलेट कर लें तो मतलब तो वही हुआ, और वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। एक कंपोनेंट क्या होगा कि आप डिविडेंड यील्ड निकाल लें, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और दूसरा क्या निकाल लें, कैपिटल गेन निकाल लें। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा कि आपने शेयर होल्डर्स को इस साल कितना रिटर्न प्रोवाइड किया। फिर उस रिटर्न को आप किससे कंपेयर कर लें, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर कर लें। अगर वो ज्यादा है तो इसका मतलब है वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है। आगे बढ़े। PIMCO is appraising an investment project which it hopes will boost its performance। अब ये कैश फ्लो आना शुरू हो गए। प्रोजेक्ट का इनिशियल कैश फ्लो कितना आएगा, प्रोजेक्ट विल कॉस्ट यू 20 मिलियन। प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कितना है, 20 मिलियन। अच्छा, अब ये डिसाइड करना है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस। लाजमी ये जो प्रोजेक्ट का कैश फ्लो आ रहा है 20 मिलियन, ये कब इनकर्ड होगा, इसे हम टाइमिंग में क्या लिखेंगे, इसे हम ईयर 0 में लिखेंगे, 1 में लिखेंगे। तो आगे बताया हुआ है कि इट इज पेबल इन फुल एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इनकर्ड हो रहा है तो उसे लास्ट ईयर एंड के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये जो आपकी 20 मिलियन की कॉस्ट है ये आएगी ईयर 0 के अंदर, इमीडिएटली कैश फ्लो है आपका। अच्छा, इसकी डेट नहीं मेंशन है, बस ये मेंशन है कि ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट इमीडिएटली इनकर्ड हो रही है। स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन मतलब इमीडिएटली हम एज्यूम करते हैं। द प्रोजेक्ट लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी, हम कितने साल पे अप्रेस करेंगे इसको, 4 साल पे। फोरकास्ट सेल्स वॉल्यूम, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट गिवन बिलो। 4 साल का प्रोजेक्ट है, यूनिट्स दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस दी हुई है, सब थाउजेंड्स में डेटा दिया हुआ है, यूनिट्स दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट दी हुई है। क्वेश्चन, ये जो डेटा दिया हुआ है क्या ये नॉमिनल है या ये क्या है, रियल, ये आइडेंटिफाई करना है। ये डेटा आपको नॉमिनल दिया हुआ है, रियल, ये कैसे पता लगेगा? नीचे देखें कुछ लिखा हो रही है तो उसमें नॉमिनल लग रहा है। देखें नीचे देखें, क्या नीचे देखने से पता लगेगा। ऐसे प्राइस 125 से 130 हो गया, 140 हो गया, ये इन्फ्लेशन की वजह से नहीं होता। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं क्लियर है मुझे कि ये नॉमिनल है या रियल है। वेरिएबल कॉस्ट फ्लैट है 71, सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है 125 से 130, 140, 120। तो सेलिंग प्राइस तो हम कंपटीशन की वजह से भी कम ज्यादा कर सकते हैं ना, इसे इन्फ्लेशन के क्या ताल्लुक हो। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट इंफॉर्मेशन बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड आर इन, ये पकड़ लें। अगर ये लिखा हुआ सवाल में करंट प्राइस टर्म्स, तो करंट प्राइस टर्म्स का मतलब होता है नॉमिनल, सॉरी, करंट प्राइस टर्म्स का मतलब होता है कि ये जो डेटा आपको दिया हुआ है ना, करंट प्राइस टर्म्स का मतलब होता है ये रियल डेटा है, इसमें इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। ठीक है, अब आगे उसने खुद बता दिया, नहीं भी बताता तो अंडरस्टूड बात थी कि इसमें सेलिंग प्राइस की इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन शामिल नहीं है, इसमें फिक्स कॉस्ट की। अब देखिए इन्फ्लेशन चेंज हो रही है, सेलिंग प्राइस की इन्फ्लेशन है 5% पर एनम,
वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन है 3.5% पर एनम और फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन है 6% पर एनम। इस इन्फ्लेशन को हम क्या नाम देंगे? इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, क्योंकि ये हर आइटम के साथ वेरी कर रही है। इसका मतलब है जितना भी डेटा दिया हुआ है ना 1 2 3 4 पे सारा रियल है, कोई भी नॉमिनल नहीं है, सबको इन्फ्लेट करके नॉमिनल बनाना है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स रेट कितना है? 26%, विच द टैक्स लाइबिलिटी बीइंग सेटल्ड इन द ईयर इन विच इट अराइजेस। यानी कि पहले साल में अगर कोई टैक्स आउटफ्लो या इनफ्लो आता है, कैश फ्लो आता है, तो उसके ऊपर टैक्स या तो हम आउटफ्लो दिखाएंगे या इनफ्लो उसी साल में पेमेंट होगी, उसी साल के अंदर सेटलमेंट हो जाएगी। द कंपनी कैन क्लेम टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन द फुल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फुल इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी? 20 million on a 25% reducing balance basis. The project is having a zero residual value at the end of 4th year. तो 20 मिलियन जो है वो 4 साल में पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा। पिंक has a nominal after tax cost of capital is 12% and a real after tax cost of capital is 8%. The journal rate of inflation is 3.7%. कैलकुलेट नॉमिनल एनपीवी। ये डेटा जो हमें दिया हुआ है ना, इससे हम रियल एनपीवी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कैश फ्लोज रियल दिए हुए हैं और डिस्काउंट रेट नॉमिनल भी दिया हुआ है और रियल भी दिया हुआ है। लेकिन पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इससे नॉमिनल एनपीवी निकालें। तो अब नाउ क्वेश्चन इज, कैश फ्लो सारे के सारे रियल में पड़े हुए हैं, तो कैश फ्लोज को नॉमिनल बना दें। डिस्काउंट रेट ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है? 12% आफ्टर टैक्स। जब भी हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो डिस्काउंट रेट हमेशा क्या होना चाहिए? आफ्टर टैक्स। वजह बताएगा कोई? आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए। क्योंकि कुछ सवालात में बिफोर टैक्स भी दिया हुआ होगा, तो उसे हमेशा हम आफ्टर टैक्स करेंगे, तो आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए। एनीवन, एनी आइडिया? आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए। चले, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आफ्टर टैक्स ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के जो कैश फ्लोज होते हैं वो आफ्टर टैक्स होते हैं। तो अगर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स होते हैं तो डिस्काउंट रेट भी क्या होना चाहिए? डिस्काउंट रेट भी आफ्टर टैक्स होना चाहिए। अब हम बनाएंगे एक एनपीवी प्रोफाइल, ठीक है? और उस एनपीवी प्रोफाइल में हमारे पास कितने साल है? 4 साल का डेटा है। अच्छा जी, हमारे पास सेल्स रेवेन्यू है जो हमें निकालने हैं हर साल के। सेल्स रेवेन्यू में से हमें माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। रेलेवेंट कैश फ्लोज ढूंढते हैं, सारे रेलेवेंट है, उसमें से फिर क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो। उस कैश फ्लो पे हम क्या लगा देंगे? टैक्स पेमेंट, वो निकाल लेंगे। फिर कैपिटल अलाउंस के ऊपर हमें टैक्स सेविंग्स मिलेंगी, वो टैक्स सेविंग्स निकाल लेंगे। और उसके बाद फर्दर कैश फ्लोज देखेंगे कि आपके फर्दर कैश फ्लोज क्या हैं। तो इनिशियल कॉस्ट, वो हमारा एक आउटफ्लो है। रेजिडुअल वैल्यू सवाल में नील है, तो ये मुझे मैक्सिमम कैश फ्लोज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सारे कैश फ्लोज हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक वैल्यू पे काम करता हूँ कि हमें वर्किंग करनी है और सेल्स रेवेन्यू निकालना। जब हम ये सारे कैश फ्लोज निकाल लेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे? नेट ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हर साल का नेट कैश फ्लोज। फिर हमें चाहिए होगा डिस्काउंट फैक्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर हम टेबल की मदद से या फॉर्मूले की मदद से क्या निकाल लेंगे? डिस्काउंट फैक्टर। फिर हम नेट कैश फ्लो तो डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे? पीवी। और सम ऑफ पीवी किसके बराबर आ जाएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब टेक्निकल एलिमेंट इस सवाल में क्या है? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना और दूसरा टैक्स की वर्किंग करना। तो लेट्स बिगिन विथ वर्किंग। तो हमारे पास 1 2 3 4 यूनिट्स। यूनिट्स हमें कितने दिए हुए? यूनिट्स हमें दिए हुए 3 लाख पर एनम। 3 लाख यूनिट्स दिए हुए हैं
4,10,000 यूनिट्स दिए हुए हैं, 5,25,000 यूनिट्स दिए हुए हैं। अब ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये थाउजेंड्स में दिया हुआ है, तो ये यूनिट्स थाउजेंड में है। तीन लाख यूनिट्स हैं या 300 यूनिट्स हैं? 300 यूनिट्स है, क्योंकि उसमें वैल्यू डॉलर के अंदर उसने बताया कि 1000 में है। यूनिट्स तो 3 लाख ही होंगे। जी परफेक्ट, सही, करेक्ट। यूनिट्स 3 लाख हैं और जो डॉलर वैल्यूज दी हुई हैं वो उसमें दी हुई है, तो यूनिट्स को हम 3 लाख ही कंसिडर करेंगे। चले अब हम वर्किंग करते हैं पहले साल की। सेलिंग प्राइस दी हुई है पहले साल पे, सही है। क्या ये नॉमिनल है या रियल है? रियल है। रियल है ना, ये तो हमने ऑलरेडी जी। डिसाइड कर लिया था कि ये क्या है, ये रियल है। तो इसका मतलब है इस पे एक साल की इन्फ्लेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। 125 सेलिंग प्राइस पे एक साल की इन्फ्लेशन, और सेलिंग प्राइस इन्फ्लेशन कितनी दी हुई है? 5%। ठीक है, तो यूनिट हमारे पास है 3 लाख। 3 लाख हमारे पास यूनिट्स हो गए। 125 सेलिंग प्राइस, हम 125 नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, 125 के ऊपर 5% इन्फ्लेशन अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि पहले साल में इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आपको दिया हुआ है ना, सारा का सारा वो रियल टर्म्स में दिया हुआ है, तो इन्फ्लेशन 0 से अप्लाई हो रही है। अब ये सवालात में पकड़ना पड़ेगा कि कब हम 1 पे नहीं लेंगे, कब हम 1 पर लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे। जितने सवाल प्रैक्टिस करेंगे ये आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से 1 पे गए, एक साल की हमने इन्फ्लेशन डाल दी। तो इन्फ्लेशन, लेट मी कैलकुलेट, इन्फ्लेशन कितनी होती है। इन्फ्लेशन सेलिंग प्राइस आपकी बन जाएगी 131.25। ठीक है जी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस क्या आ जाएगी, 300,000 मल्टीप्लाई बाय 131.25। तो ये जो रेवेन्यू आएगा ना, ये हम थाउजेंड्स में ले लेते हैं। थाउजेंड्स में हमारा रेवेन्यू आएगा 39375। ये पहले साल का रेवेन्यू आया 39375। 39375 थाउजेंड्स के अंदर हमने ये रेवेन्यू लिख दिया। अब इसी तरह हर साल सेलिंग प्राइस को इन्फ्लेट करेंगे और रेवेन्यू निकालते जाएंगे, फिर इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट और इसी तरह फिक्स कॉस्ट। अब दूसरे साल क्या होगा? अब दूसरे साल ये प्राइस रेलेवेंट नहीं है, ये प्राइस रेलेवेंट है 130 विदाउट इन्फ्लेशन। तो अब इसमें 2 साल का इन्फ्लेशन लगेगा, 130 के ऊपर हम 2 इयर्स की इन्फ्लेशन लगाएंगे। तो एक वैल्यू और निकाल देता हूं मैं, तो 130 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो ये बन जाएगी 143.33। मैं 131 पे इन्फ्लेशन नहीं लगा रहा, बल्कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस दी हुई है उसको ट्वाइस में इन्फ्लेट कर रहा हूं, और ये आ गई। और सेकेंड ईयर में हमारे पास जो यूनिट्स थे वो आ गए 4,10,000। 4,10,000 को प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास थाउजेंड्स में कैश फ्लोज आ जाएंगे 58765। 58765। अब इसी तरह से ये वर्किंग कंक्लूड हो जाएगी 58765। क्लियर है ये कैलकुलेशन रेवेन्यू की? बाकी फिगर्स मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग जब खुद सॉल्व करेंगे तो यू कैन रीचेक। तो इन्फ्लेट करने में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है इन्फ्लेट करने में तो पूछें। या आपका 4 साल का रेवेन्यू इनफ्लो आ गया। आप इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट इन्फ्लेट कर दें और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सवाल में कितनी दी हुई थी?
वेरिएबल कॉस्ट दी हुई 71 और ये भी करंट प्राइस टर्म्स में, और ये थ्रू आउट 71 है। तो 71 जो पहला वाला है उसमें 1 साल का इन्फ्लेशन लगेगा, 71 दूसरा वाला है उसमें 2 साल का इन्फ्लेशन, 3 साल का इन्फ्लेशन और 4 साल का इन्फ्लेशन। एक कर देता हूँ यहाँ पर 71 को हम इन्फ्लेट कर देते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रही या सब बाकी सबको आ रही है? तो या वही है, अब नजर आई है। अभी आपके सामने मेरी राइटिंग जो मैं लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है? जी जी, अब आ रहा है। अच्छा, हो सकता है इंटरनेट का कोई मसला हो मे भी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा कोई मसला हो ना तो आप मुझे देन एंड देयर बता दिया करें ना, ऐसा ना हो 20 मिनट के बाद ख्याल आ रहा हो तो फिर वो हमारी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी थी? वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 71। वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन कितनी है? 3.5%। तो 71 पे 3.5% इन्फ्लेशन लगा दी मैंने, 71 इंटू 3.5%, तो ये हो जाएगा 1.035। और पहले साल की आपकी इन्फ्लेशन आ जाएगी, इन्फ्लेटेड प्राइस आ जाएगी 73.49। इसे 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा थाउजेंड्स के अंदर 22047। फिर 71 के ऊपर 2 साल की इन्फ्लेशन लगा देंगे तो इसी तरह हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी। मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ, आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज खुद कैलकुलेट करें। 17923, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद हमें क्या निकालनी है? उसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट भी हो सकती है और इररेलेवेंट भी हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से आ रही है तो रेलेवेंट होगी, अगर इस प्रोजेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो इररेलेवेंट फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई हर साल? पहले साल फिक्स कॉस्ट है 3000, दूसरे साल फिक्स कॉस्ट है 3100। तो ये फिक्स कॉस्ट चेंज कैसे हो रही है? फिक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती। ये यूनिट की इंक्रीज और डिक्रीज होने पर यूनिट कॉस्ट होगी। वो तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है जो यूनिट के साथ हाँ, जाती है। Incremental। एग्जैक्टली। तो ये फिक्स कॉस्ट कैसे चेंज हो रही है? इंक्रीमेंटल। हाँ, हर साल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है ये। हर साल, पहले साल भी इंक्रीमेंटल है लेकिन दूसरे साल क्या है? ये और इंक्रीमेंटल है। तीसरे साल ये और इंक्रीमेंटल है। चौथे साल ये, और ये इन्फ्लेशन की वजह से नहीं इंक्रीज हो रही, ये किसी और वजह से इंक्रीज हो रही है। इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट अभी शामिल नहीं है, हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो पहले साल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3000। फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन कितनी है? 6%। तो 3000 पे 6% लगा दें, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.06, 6% उसमें ऐड कर दें तो हमारी फिक्स बन जाएगी 3180। फिर अगले साल जो दी हुई है, अगले साल कितनी दी हुई है? 3100। अब इस 3100 पे 2 साल की इन्फ्लेशन लगेगी, 1.06 पावर 2, तो ये बन जाएगी 3483। फिर इसी तरह से 3 साल की इन्फ्लेशन, फिर इसी तरह से 4 साल की इन्फ्लेशन, और ये आपकी फिक्स कॉस्ट भी इन्फ्लेट हो गई। तो हमारी सारी कॉस्ट इन्फ्लेट हो गई। इसको हम अपने एनपीवी के डेटा के, इसको हम एनपीवी के डेटा के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग होगी, नेक्स्ट वर्किंग हम किसकी करेंगे? टैक्स सेविंग्स ऑन कैश फ्लो, टैक्स डेप्रिसिएशन। एसेट की इनिशियल कॉस्ट कितनी थी? 30 हटाकर 20 मिलियन। लाइफ कितनी थी? लाइफ बताएं। 4 साल लाइफ थी, 4 साल। स्क्रैप क्या थी? 0। ठीक है, टैक्स रेट कितना है?
टैक्स रेट है आपका, वेयर इज द टैक्स रेट, 26% टैक्स रेट है। तो ये आ गया आपके पास 26% टैक्स रेट। अब आप इसकी टैक्स सेविंग निकालनी हर साल 4 साल की, तो ईयर 1 की वर्किंग क्या होगी हमारी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट कितना है, टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है, टैक्स डेप्रिसिएशन है 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है, 25% RBM रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले साल कितना होगा 25%, तो 25% हमारा ये कितना निकलेगा 5,000, और 5,000 का 26% कितना होगा 1300। ये हमारा पहले साल का इनफ्लो। फिर अकॉर्डिंगली हर साल हम क्या करते जाएंगे, हर साल हम अपना बुक वैल्यू निकालते जाएंगे। तो 20,000 में से 5,000 माइनस किया, 15,000 आ गया, 15,000 पे 25% अप्लाई किया, तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया 3750। फिर 26% से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 975 दूसरे साल का टैक्स बेनिफिट। फिर इसी तरह से हमने तीसरे साल कैलकुलेट किया, तीसरे साल हमने 15,000 में से माइनस करना है 3750, 15,000 माइनस 3750, उसका 25%, क्योंकि हम बुक वैल्यू पे निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 2813, उसको टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो हमारे पास टैक्स बेनिफिट आएगा 731। अच्छा, प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 4 साल। तो चौथे साल क्या आएगा, बैलेंसिंग चार्ज या बैलेंसिंग अलाउंस। अब बताएं कैसे निकालें। ये डेप्रिसिएशन टोटल हमने क्लेम किया है अब तक 5,000, 3750, 283, और हमें टोटल डेप्रिसिएशन जो क्लेम करना होता है वो होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। इस सवाल में कॉस्ट कितनी है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कितना हुआ। तो अब ये 3 साल में क्लेम किया हुआ है, और अल्टीमेटली जो डिफरेंस आएगा या तो वो बैलेंसिंग अलाउंस होगा या बैलेंसिंग चार्ज होगा। तो हम क्लेम कर लेते हैं। हमने कितना डेप्रिसिएशन क्लेम ऑलरेडी कर लिया है, हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है 11,563। कितना कर लिया 11,563। क्लेम करना कितना है 20,000। तो येट टू बी क्लेम कितना हुआ, ये हो गया आपका बैलेंसिंग, ठीक है जी, ये हो गया आपका बैलेंसिंग अलाउंस 8437। तो हमने लास्ट ईयर में क्लेम कर लिया 26%, तो ये 26% आपका आता है, ये 26% मैं आपको बता देता हूँ कितना बनेगा 2194। ये 4 साल का टैक्स सेविंग्स आ गई एज एन इनफ्लो, कि हम अपनी मेन एनपीवी प्रोफाइल में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये काम आप सारा एक्सेल में करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है, मैनुअली में भी कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक सवाल और प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको एक्सेल पे करवा दूंगा, तो आपको वहाँ पर और इजी हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आईसी में क्या होता है, ये एक्सेल पे होता है या कॉपी पे सॉल्व होते हैं, एनी आइडिया? जो दे चुके हैं बताएं, जो पेपर देना चाहते हैं। सर इस तरह होता है कि जो उन्होंने प्रोवाइड किया होता है ना एक्सेल, वो बहुत बेसिक है, वो काफी स्लो है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है। तो फिर हम इस तरह कर रहे होते हैं, उन्होंने वो पेपर दिया होता है तो पहले उस पे सॉल्व करके सिर्फ अमाउंट ही पुट कर रहे होते हैं, डबल एफर्ट लग रही होती है। अलाउ किया जाता है ना, अलाउ किया जाता है। सोचें अगर आप वो पेपर अलाउ ना किया जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर वो मजबूरी में वही यूज करेंगे। अच्छा, हमें यूज भी बेसिक एक्सेल करनी होती है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये वो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर वो सिस्टम पे सही काम कर रहा है तो सिस्टम पे काम करें, किसी वजह से अगर वो सिस्टम नहीं सही काम कर रहा, लैग कर रहा है, कोई मसले आ रहे हैं, तो व्हाट इज द सोल्यूशन। फिर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। नहीं, वो इस तरह होता है ना कि अभी ये क्वेश्चन है वो काफी लेंथी होता है केस स्टडी का। अब उसी के नीचे उन्होंने छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, तो बार बार ऊपर से इंफॉर्मेशन देखना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है।
स्क्रॉल कर करके ये मैं मसला आता है उसमें। मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा प्लेटफॉर्म पे, तो उस पर हम्म। देखेंगे ना, उसमें मैं आपको जितनी टिप्स दे ठीक सका। है। ठीक है। ओके। क्योंकि आजकल एसीसी वाले भी इसी मोड पे पेपर लेते हैं ना, तो उनका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके प्रैक्टिस ओके। प्लेटफॉर्म पे आप एक्सेल को इसके ऊपर सॉल्व करके आराम से कर दो, तो फंक्शनैलिटी वगैरह का आइडिया उस तरह से हो जाएगा। एक सवाल सॉल्व कर लेंगे, उससे आइडिया हो जाएगा। ओके। फिर आपकी मर्जी, आप उसको जैसे हलाल करें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी। तो ये हमने सारी कैश फ्लोज तैयार कर लिए, वर्किंग तैयार हो गई हमारी सारी। अब हमें फाइनली क्या करना है, जो भी हमारी वर्किंग तैयार हुई उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, और एनपीवी फाइंड आउट करनी है। तो मैं डायरेक्टली इंसर्ट करता हूँ जो वैल्यूज मेरे पास हैं ऑलरेडी। फिर आप अपने पास एक दफ़ा इसको मैनुअली या एक्सेल पे सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर मेरी वर्किंग से टाई कर लीजिएगा। ये हमने रेवेन्यू निकाले थे। अब हमारे पास आउटफ्लो आ रहे हैं। पहला आउटफ्लो हमारे पास क्या आया, वेरिएबल कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट की हमारी जितनी भी वर्किंग है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी। ठीक है जी। उसके बाद हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन वगैरह भी दिखा सकते हैं, चाहें तो कंट्रीब्यूशन वाली वर्किंग कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके भी निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। 3483 ये मेरी फिक्स कॉस्ट थी। थर्ड 3811, और फोर्थ आ गई 3787। ठीक है। अच्छा, ये आ जाते हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स। तो आप एक लाइन लाइन डाल के कैश फ्लो बिफोर टैक्स की हेडिंग भी डाल सकते हैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे। 39375 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 26%। टैक्स पेमेंट कितनी थी, 26% करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नीचे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो टैक्स जो है वो ईयर 1 में इनकर्ड हो रहा है, और पे भी किस में हो रहा है, ईयर 1 में। इसमें कोई डिले नहीं है। तो टैक्स पेमेंट्स हमने इसकी कैलकुलेट कर ली 6265। यानी कि ये तीन फिगर्स हमारी क्या बनी, प्रॉफिट या टैक्सेबल कैश फ्लो या टैक्सेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 26%। ये वैल्यू आ गई मेरी, आउटफ्लो हो गया। इसी तरीके से हमारा 10387 ये आउटफ्लो बनेगा। इसी तरह से हमारा 2699 आउटफ्लो बनेगा। टैक्स सेविंग्स ही हमने ऑलरेडी वर्किंग की हुई नीचे। टैक्स सेविंग हमारे पास पहले साल कितनी थी, 1300, देन 975, वो हमने यहाँ से कॉपी की। 1300, 975। एक्सेल पे कॉपी करना बहुत आसान है ना। एक्सेल अगर सही काम कर रहा हो तो यही काम आपका बहुत कम टाइम में सेव हो जाता है। 2194 ये आ गया आपके पास। अब आपने इनिशियल कॉस्ट ले ली इसी के अंदर। इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 20 मिलियन। थाउजेंड्स में लिख रहे हैं हम, 20 मिलियन हमने यहाँ पे डाल दिया। अब ये हमारे नेट कैश फ्लोज तैयार हो गए, इन सबको नेट किया हमने। एक्सेल में तो एक ही कॉलम पे फॉर्मूला लगाएंगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। ईयर 1 में हमारे पास आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। आप लोग मेरी वर्किंग चेक कर लीजिएगा। ये आंसर आना चाहिए 18807 आंसर आना चाहिए, 30292 आंसर आना चाहिए, और 9874 आंसर आना चाहिए। अब वी नीड अ डिस्काउंट फैक्टर। सवाल में दिया हुआ था नॉमिनल रेट और रियल रेट। हमने यूज करना है नॉमिनल रेट 12%, क्योंकि हम नॉमिनल एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रेट हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट रेट हम टेबल से भी निकाल सकते हैं। टेबल का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ हो तो टेबल का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, और वरना फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर एन। तो आप पहले साल का जब निकालेंगे तो डिस्काउंट रेट कितना है, 12%। 1 कर दें और फिर उसको चेंज करते जाएं, तो आपके पास डिस्काउंट रेट यहाँ पर आ जाएंगे। उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 पे 1 होता है 0.893797712, and the last one is 636। फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, पीवी। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 20,000, ये ऑलरेडी पीवी में है। 116769 इंटू 0.893,
10510, then 14989, 21568, 6280। हमने तमाम कैश फ्लोस को जो फ्यूचर में इनकर्ड होने वाले थे किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। अब ये सब बराबर हो गए, ईयर जीरो की टर्म्स में आ गए। वी हैव वन आउटफ्लो 20,000, वी हैव सीरीज ऑफ कैश इनफ्लोज। सम कर लें, सारे कैश इनफ्लोज को सम करें, आंसर आएगा 53 समथिंग, उसमें से 20,000 माइनस कर दें, आंसर आएगा 33,000 समथिंग, क्लोज आंसर चल जाएगा। तो इन सबको नेट ऑफ किया तो हमारे पास थाउजेंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए समवेयर अराउंड दिस 3347। तो कंक्लूजन क्या होगा, जो प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं उसकी एनपीवी आ रही है पॉजिटिव, तो क्या कंक्लूजन होगा, एक्सेप्टेड है। तो इसमें हम कमेंट क्या लिखेंगे, एज एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, सो प्रोजेक्ट इज फीजिबल। वैसे ही पता लग गया कि आपको एनपीवी का क्राइटेरिया भी पता है। प्रोजेक्ट फीजिबल कब होता है, जब पॉजिटिव आए, और प्रोजेक्ट नॉट फीजिबल कब होता है, जब एनपीवी जो है आपकी वो नेगेटिव आए। तो ये हमारा एक पहला सवाल हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने क्या क्या चीजें क्वेश्चन में कवर कर ली। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में 2 दिए हुए थे ना, ये चेक करें जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, एक ये दिया हुआ था और एक ये दिया हुआ था। 8% भी दिया हुआ था और 10-12% भी दिया हुआ। ओके बस। अगर नहीं दिया हुआ होगा तो वो बड़े सवाल में आपसे कैलकुलेट भी करवा सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा टॉपिक है ना सिलेबस में। तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग दे देगा, कॉस्ट ऑफ डेट अलग दे देगा, वेटेड उसकी वो दे देगा, वेटेज दे देगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कोई 2-3 नंबर के लिए निकालने को सवाल में डाला जा सकता है। यहाँ बना बनाया दिया हुआ है, चूज करना था कि नॉमिनल आफ्टर टैक्स लेंगे या रियल आफ्टर टैक्स लेंगे। तो हमने नॉमिनल एनपीवी निकालनी थी, तो हमने क्या चूज किया, नॉमिनल आफ्टर टैक्स ऑफ कैपिटल। अगर हमें रियल एनपीवी निकालनी होती तो फिर क्या करते, रियल वाला लेते फिर 8%। फिर रियल वाला ले लेते। फिर आपको कैश फ्लोस कौन से लेने होते हैं, नॉमिनल को रियल बनाना होता, सही है। फिर आपको क्या करना होता, नॉमिनल कैश फ्लोस को रियल कैश फ्लोस बनाना होता, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट रेट रियल 8% लगाना होता, तो आपके पास आ जाती एनपी। तो इस केस के अंदर तो हमें तो रियल बनाने की जरूरत ही नहीं है, रियल तो डेटा में दिया हुआ था, हम तो एज इट इज वही ले लेते फिर। हाँ, 2 तरीके होते हैं। अगर आप लंबी वर्किंग करना चाहते हैं तो आप सवाल दोबारा स्ट्रक्चर करें और ये सारा का सारा एनपी दोबारा रियल बेसिस के ऊपर ओरिजिनल डेटा ले लें, ठीक है। और अगर आप शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट भी है, क्योंकि आपने नॉमिनल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स निकाले हुए हैं ना, तो आप उसको रियल कैश फ्लोज बनाना अगर चाहते हैं तो नॉमिनल और रियल के दरमियान इन्फ्लेशन का फर्क है ना, उस इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके भी निकाल सकते हैं। अभी इब्तदा में अगर किसी को नहीं आता तो वो सेपरेटली कैलकुलेट कर ले, और जो कैश फ्लो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो कॉपी कर ले, ये जितने भी दिए हुए हैं, सेल्स, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, सब एज इट इज सेम टू सेम जो दिए हुए वो ले लें, और बाकी सारी चीजें एज इट इज रखें। तो आपकी रियल एनपीवी भी इसी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई मसला, कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन, इन्फ्लेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट में कोई मसला हो तो बताएं। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट अगर सिर्फ लिखा हो एनपीवी कैलकुलेट करें, मेंशन ना किया हो नॉमिनल या रियल, नॉमिनल निकाल। फिर नॉमिनल सवाल में ये भी डिपेंड करता है कि डेटा में इन्फ्लेशन वगैरह ये सारी चीजें गिवन है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, इन्फ्लेशन भी गिवन है, कुछ कैश फ्लोज रियल हैं, कुछ नॉमिनल हैं, तो हम प्रैक्टिकली किस पे काम करते हैं, नॉमिनल डेटा पे काम करते हैं। हम नॉमिनल निकालेंगे अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एनपीवी का जो मैंने क्वेश्चन कंपाइल किए ना वो शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह।
एक 1.5 घंटे बाद। उसमें से फिर मैं आपको मार्क कर दूंगा कि ये सवाल करने के बाद अब कौन कौन से सवाल आपके डोमेन में आ गए और आप इजीली इन्फ्लेशन और टैक्स वाली एडजस्टमेंट के साथ वो सवाल 1-2 प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट में जाएं तो हम इसके ऊपर नए कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। फिर हम कुछ नई चीज़ें इसके साथ ऐड करते जाएंगे, तो हमारा ये एनपीवी का जो बेसिक एनपीवी है ना, जो डोमेस्टिक एनपीवी है विदाउट रिस्क एंड विदाउट इंटरनेशनल फैक्टर्स, वो अगर कवर हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे इंटरनेशनल एनपीवी पे, एपीवी के ऊपर, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फिर लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आईसीएमपी के पास पेपर्स इवेल्युएट करें तो लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन बहुत पूछता था एग्जामिनर। और अभी रिसेंट पास में अगर किसी ने पेपर दिया है तो शायद उसे पता हो कि लीज, किसी आया था लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन पे सवाल? नहीं सर, एपीवी का आया था और रिसेंट में इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो एक ही क्वेश्चन था पास पेपर का, वही आया था। और किसी और का लीज वर्सेस बाइंग आया है? मेरा नहीं ख्याल, जितने स्टूडेंट से पूछा था सबका ये तकरीबन 4-5 केस स्टडीज होती हैं, वही वो डिफरेंट इधर उधर करके दे रहा होता है। बस तो फिर ये दिमाग बना के जाएंगे, लीज वर्सेस बाइंग इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि लीज वर्सेस बाइंग बहुत पूछा हुआ है पास पेपर में। और लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन अगर वो टेस्ट करता है ना, तो वो टेक्निकली एनपीवी भी टेस्ट कर लेता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी टेस्ट कर रहा होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन भी टेस्ट कर रहा होता है, दोनों डिसीजन टेस्ट कर रहा होता है। तो उसमें लाइकलीहुड बढ़ जाती है सवाल की एग्जाम में। ठीक है जी, ठीक। अच्छा सर, इसमें एक चीज है अपना कई बार वो जो